हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल स्कॉलर सम्राट क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छा चैप्टर जो इसमें पढ़ना है हमको। 5 चैप्टर पढ़ना है, इसमें 5 चैप्टर है और इससे क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन कम से कम तो आ ही जाएगा, यानी कि पूरा जो साइंस के पोर्शन लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा मिला के 80 नंबर का पूछता है। यानी कि 80 नंबर का नहीं, 80 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है और 80 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है जिसमें भी 40 नंबर बनाना है। यानी कि पूरा 80 नंबर को तुमको बनाना, 160 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यदि हम 160 नंबर को हम 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, यानी कि 50 क्वेश्चन हर से लगभग 50 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से आएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके 50 क्वेश्चन हर से, यानी कि बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा पूछता है, इसीलिए 50-50 100 व 60 क्वेश्चन किससे पूछ देगा? बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी भी कवर करेंगे और ये है शॉर्ट नोट्स की तरह बहुत ही लाजवाब है, इसमें से क्वेश्चन छूटने की कोई नहीं है क्या। और इसके बाद हम ये जो चैप्टर आप लोग वीडियो इसको अच्छी तरह से देखिए। इसके बाद जो एग्ज़ाम में पूछा गया है इस चैप्टर से और जितना भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन उसका वीडियो आप कमेंट कीजिए और प्यार इसी तरह दीजिए, तो अगला वीडियो में हम आप लोगों को उसके बारे में लाएंगे। तो पहला देखते हैं, जो आगे वीडियो में बढ़ते हैं तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये पहला चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है पूछता है, बहुत कम, ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इनफ है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बनता है। तो पहला रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के, यानी अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसके सूत्र क्या होते हैं, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो क्या है कि रासायनिक जो उत्पाद होता है या अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसका हुआ? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रासायनिक अभिक्रिया किया तो जिंक का सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले इसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो नया उत्पाद बन गया वहाँ प्रतिफल कहेंगे। ये दोनों का बीच में क्या होता चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह। अभिकारकों के बीच किसका चिन्ह? इस दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? अभिकारक और प्रतिफलों के बीच में तीर का निशान होता है। खाली अभिकारकों के बीच पूछिए तो प्लस का चिन्ह, खाली प्रतिफलों के बीच प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पे नीचे अभिकारक का भी परिभाषा दिया हो, तो अभिकारक के बारे में देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभी बोले जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जैसे H2O + O2 बोलेगा तो इसमें अभिकारक कौन होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा कि H2 + बना दिया O2, तो यहाँ H2 + O2 मिलेगा तो बनेगा H2O। तो इसमें अभिकारक कौन है? इसमें अभिकारक कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए। इसमें अभिकारक कौन है? H2 + O2। इसमें अभिकारक कौन है? H2 + O2। और जो इधर बच गया उसको क्या कहेंगे? कमेंट में आप जरूर बताइएगा इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अगला चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले इधर वाला क्या कहते हैं? अभिकारक। अगला जो है उत्पाद, यानी इसी को कहते हैं प्रतिफल। उत्पाद को ही क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने के बाद प्राप्त होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसके बाद जो नया चीज़ मिलता है, नया उत्पाद, उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसको फल मिलेगा। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन में ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो CO2 मिलेगा। यानी कि कार्बन है जो लकड़ी को कहते हैं, कोयला है कार्बन, और ऑक्सीजन है तो कोयला को कार्बन की उपस्थिति में जलाते हैं, लेकिन उसको बुझाता कौन है? CO2। CO2 किसके काम कहाँ है? आग को बुझाने में। CO2 का काम क्या करते हैं? आग को बुझाने के लिए लेके आ जाता है। तो जैसे लास्ट में बचता है कि उसी को उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक बार पूछा था एग्जाम में कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, या उसका परिभाषा पूछता तो ही संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, या इसका परिभाषित करें या इसकी व्याख्या करें, कुछ भी पूछ सकता है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद, यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों के पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहता है। माने कि रासायनिक समीक्रिया में जो तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है वो जितना अभिकारक में है उतना ही कितना कहाँ होना चाहिए? प्रतिफल में होना चाहिए। तो देखो इसका जो रिएक्शन यहाँ पे तो हम इसका संतुलित किया हुआ है कि जैसे कि मेन इसका क्या होता है, जो इसका मेन था कि क्या था, मेन हम बताते हैं कि क्या था इसका मेन था कि Fe3 नहीं था पहले से, 3 बाद में जोड़ा गया। E4 भी नहीं था, 4 भी बाद में जोड़ा गया। इसका मेन था
प्लस H2O, Fe प्लस H2O मिला के बनाया था Fe3O4 प्लस H2। यहाँ भी 4 नहीं था। ये जो संतुलित, इसका पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए था, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा और ये डायरेक्ट दिया। इसका क्वेश्चन था Fe प्लस H2O, यहाँ पे था तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2 था, ठीक। तो इसको संतुलित किया कि Fe देखो इधर एगो है, इधर के वो 3 गो, तो यहाँ पे 3 लगा। और जब संतुलित करना तो यहाँ Fe है ना, जो यहाँ पे नीचे में नहीं दे, जैसे Fe लिखे हैं तो यहाँ पे नीचे में नहीं देना 3, यह आगे लगता है। जब नया जोड़ते हैं यानी संतुलित करने के लिए तो Fe 3 हो गया। अब वो 4 गो है, वो यहाँ पे के गो 1 गो है, यहाँ 4 करने के लिए यहाँ पे 4 करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा 4 करना होगा, तो वो 4 हो गया। लेकिन H कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन H कहाँ है 2 गो, H 2 में है तो यहाँ पे 4 करें तो 8 हो गया। तब संतुलित समय देखो Fe 3 गो, वो देखो वो 4 गो हो गया, और H 8 गो, 4 दूनी 8 गो, तो H भी 8 गो। तो चलो हम संतुलित, इसी तरह से H2 प्लस O2 ना, H2 अभी लिखे थे कि H2 प्लस O2 क्या होता है, H2O होता है। और यहाँ पे लिख दिया है कि संतुलित कर दिया है कि क्या कर दिया संतुलित, कि 2 यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, संतुलित हो गया। आगे 2 गो H, 2 दूनी 4 गो, यहाँ भी 4 गो, वो 2 गो, या आगे से पीछे गुना हो जाएगा तो 2 गो। यही संतुलित समीकरण। तो ये थोड़ा सा समझना अच्छा से, और इसको आप लोग को समझना जरूरी है। अब पहले का पूछेगा कि C प्लस O2 को संतुलित करें या संतुलित करें, तो इसमें संतुलित करना, C एगो, वो 2 गो हो गया संतुलित, तो ये पहले से ही संतुलित है। तो यहाँ HCl के पूछेगा कि संतुलित करें, तो H2 प्लस Cl2 होता है, H2 प्लस Cl2 HCl हो गया। तो क्या करना, तो आपको खाली यहाँ पे क्या करते हैं 2 कर दें, हो गया संतुलित। संतुलित बहुत ही आसान है, समझ में आया होगा। अब असंतुलित तो कहेगा जो संतुलित जो सेम नहीं होगा, असंतुलित होगा। तो बुक में असंतुलित समीकरण भी किसे कहते हैं, एक बार एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो उसमें क्या करना कि जो जिसमें तत्वों की परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया तत्व, उसके जो प्रतिफल और अभिकारकों में तत्वों की संख्या समान नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार है, विभिन्न प्रकार। हमें कुछ ही पढ़ना, हमें क्या पढ़ना, 7, 8, 9 को पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला जो है संयोजन अभिक्रिया। पहले समझते हैं संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, या योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो जब दो गो तत्व को मिलाकर नया तत्व बनाएंगे तो संयोजन हमारे जुट जाएगा। मतलब 2 छोटा छोटा तत्व को मिलाकर एक बड़ा यौगिक बना देंगे, या एक से अधिक यौगिक भी बना देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में रियल में होता है कि 2 गो जुड़ के 1 बनता है, 2 गो जोड़ करके 1 बनता है, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में तो एक बड़ा सा यौगिक रहता है, टूट जाता है, उसी को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ग्रहण होता है। विस्थापन, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में 2 तत्व को विस्थापित करेगा। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आएगा फिर क्या, अपचयन अभिक्रिया, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सबका परिभाषा देखते हैं, ऐसे तो समझा दिए, लेकिन इसका परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा है कि देखो क्या लिखा, इस अभिक्रिया में, तो यहाँ पे इस अभिक्रिया से कुछ नहीं, मतलब यहाँ से 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम ये क्या बता रखे, जब 2 गो तत्व मिलकर के नया तत्व बना दिया, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। 2 गो तत्व रहेगा, जैसे H2 प्लस O2 बन जाएगा क्या, H2O, तो उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। H2 प्लस O2 मिलेगा, क्या बनेगा, H2O, क्या बनेगा, H2O, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अभी संतुलित करना समझे थे, तो H2 गो, O 2 गो है, लेकिन वो एक ही होते हैं, यहाँ पे 2 करेंगे तो फिर यहाँ H2 हो जाएगा, यहाँ संतुलित हो गया। और फिर क्या है, कोयला का दहन, जब कोयला कैसे जलता है, तो कार्बन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगाते हैं, तो CO2 कार्बन जो कोयला को जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, तो यही धुआं निकल रहा, CO2 धुआं निकलता है। तो इसके बारे में है कि C प्लस O2 क्या बनाता है, CO2। उसी तरह से जल के बारे में कहेगा, तो जल का क्या है, देखो जल का निर्माण कैसे होता है, तो H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बन गया, संतुलित किया हुआ। गंधक का दहन कैसे होता है, गंधक कैसे जलता है, गंधक मतलब सल्फर, और सल्फर जो है ना गंधक, ये कैसे, लहसुन प्याज से भी सल्फर से का पूछेगा गंध कैसा होता है, तो लहसुन या प्याज के गंध के जैसा सल्फर का गंध होता है। सल्फर का गंध कैसा होता है, लहसुन या प्याज के गंध के जैसा। चलो अगला है, अगला
कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो ये CaO किसका सूत्र होता है, काली चूना का होता है, H2O जल का होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। सूत्र भी पूछता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल 2। चलो आगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब कि टूटना, टूट जाना, एक से अधिक। वियोजन मतलब बिखर जाना, वियोजन मतलब बिखर जाना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या माने एक जो अभिकारक रहता है, एक ही अभिकारक रहेगा और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देखेंगे कि FeSO4 संतुलित किया और द्वितीय में लगा, तो FeSO4 को तोड़ा तो FeO3 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट गया था। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हुआ तो CO3, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका CaO प्लस CO2। और इसी तरह से AgBr को तोड़ा तो AgBr जो एल्युमिनियम बोरोमाइड है, एल्युमिनियम बोरोमाइड या सिल्वर बोरोमाइड, AgBr सिल्वर बोरोमाइड होता है। Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब चांदी, चांदी को क्या कहते हैं, सिल्वर, और Br से ब्रोमीन, यानी कि AgBr एक साथ आएगा तो सिल्वर बोरोमाइड। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट AgBr का पूछेगा कि एल्युमिनियम ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो फोटोग्राफी यानी कैमरे में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था ना, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका उपयोग करता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभी बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल गया ऊष्माक्षेपी हो गया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि या LPG का दहन, कोई चीज़ को जलाते हैं तो क्या हो जाता है, बाहर आग निकलता है ना, तो ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलता है, क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलो ऊष्माक्षेपीय श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो वहाँ श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यह कैसे पता चलेगा, तो अपना सांस लेना और सांस ले करके जब छोड़ते हैं तो वहाँ पे हाथ रख के देखना, गर्म महसूस होगा। ये तो आपने खुद भी चेक कर सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय है कि ऊष्माशोषी है। तो देखना कि जब जैसे ऊष्मा हम सांस लिए सब सांस छोड़ रहा है तो वहाँ पे गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है। यदि गर्म महसूस हो रहा है तो समझो कि ऊष्माक्षेपीय है, और ठंडा महसूस हो रहा है यानी कि समझना कि ऊष्माशोषी है। ठीक, गर्म ही महसूस होगा। तो चलो कह रहा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें बायोलॉजी में पढ़ना, हमें भोजन से प्राप्त होता है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, हमको भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट आदि। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, आलू, इस समय क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उससे ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कौन प्राप्त करता है, ग्लूकोज। किसके से मिलकर के, ऑक्सीजन से मिलकर के। तो ये इसका अभिक्रिया, ये C6H12O6 ऑक्सीजन से मिलेगा, तो कार्बन, जल और ऊर्जा मिलेगा, CO2 H2 और ऊर्जा। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया, तो ये वाला एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ तो क्वेश्चन यही है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया की बात करें तो जिस अभिक्रिया से ऊर्जा का अवशोषण होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। हम क्या पढ़ेंगे अब, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है, तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा मतलब ऊष्मा, ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाता है। तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया एग्जाम में आ जाए तो क्या करना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। जब अभिक्रिया करेगा ना तो ऊष्मा लेगा, गर्मी लेगा, जो सूर्य प्रकाश लेगा या ताप लेगा, यानी कि उसको में तो क्या है, हाइड्रोजन को आयोडीन से जब गर्म अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसको क्या करना होगा, हीट करना होगा, गर्मी देना होगा, ऊष्मा देंगे, तब ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेगा। हाइड्रोजन आयोडीन कैसे मिलेगा,
उसमें गर्मी उष्मा देना। उसी नाइट्रोजन का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें ऊर्जा का आवश्यकता होती है, यानी कि उष्मा का आवश्यकता होता है, तब बनाएगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। तब क्या बनाएगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। अब बाकी तो पता है कि संतुलित कर रहा है कि N2 यहाँ पे क्या आएगा, N2 दो को O2 दो को, तो 2 आगे लगाएंगे तो दोनों हो जाएगा 2 2। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही लाजवाब। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि बहुत बार एग्जाम में पूछा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया की बात किया जाए तो वैसी रह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा परमाणु द्वारा या परमाणु अथवा समूहों के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु समूह आ जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसको शॉर्ट वे में आसान तरीका से देखते हैं। तब विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। एक बार विस्थापित करता है तो इसको विस्थापन अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक बार एग्जाम में पूछा था कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, तो सब लड़का ने कमेंट कर रहा था कि जो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोनों सेम ही है, एकल विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल है कि जिंक है यानी Zn है और कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो जिंक अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को साइड कर देगा और जिंक क्या कर लेगा? इसके साथ आ जाएगा। तो जब क्या करता है कि ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी को हटा देता, वहाँ पे अपना सीट बना देता। यानी कि यहाँ पे समझना कि कॉपर है जो कमज़ोर है और उसके पास SO4 इतना ज़मीन है। तो पहले के ज़माना में देखते थे क्या होता था कि राजा जो जिसका लाठी उसकी भैंस, जो अमीर है वही क्या करता, गरीब अमीर है वही शासन करेगा, मतलब जिसके पास ताकत है वही शासन करेगा। लेकिन आजकल क्या, जिसके पास बुद्धि है वही शासन करेगा। दिमाग, नेता उता के पास कितना दिमाग होता है चुनाव जीतने के लिए, क्या क्या पैतर लगाता है, किसको पैसा दें किसको कैसे करके। सब ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ। तो आगे पे यहाँ पे देखते हैं कि जो विस्थापित कर देता है, यानी लोहा क्या किसको विस्थापित कर देता है? कॉपर को। यहाँ जिंक किसको विस्थापित करता है? कॉपर की। जरूर नहीं कि हमेशा कॉपर ही विस्थापित होगा, लोहा को भी कोई विस्थापित कर देगा, जिंक को भी कोई विस्थापित कर सकता है। इससे अधिक क्रियाशील तत्व होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन, तो इसमें क्या होगा? दो, जिसमें दो तत्व का, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका दो को परिभाषा यहाँ लिख देना कि जिसमें दो तत्वों का विस्थापन होता है। यहाँ तत्व दो माने कि जो तत्व है किसी अव्यय क्रिया जिसमें तत्वों का दो बार विस्थापन होता है तो द्विविस्थापन होगा। या वैसी रसायन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, उससे भी क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन। जैसे Na2SO4 और BaCl2 है तो उसको में से क्या होगा? Na जो सोडियम है अधिक क्रियाशील है, Ba को हटा देगा और यहाँ पे क्या कर लेगा? वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके नमक बना देगा और यहाँ पे BaSO4 के साथ आ जाएगा। तो ये अलग अलग अपना स्थान चेंज कर रहा, जो कह रहा था Ba, जैसे कि मान लो कि Ba का शादी हुआ क्लोरीन के साथ, N2 का शादी हुआ SO4 के साथ, तो ये दोनों करा कि यहाँ पे तुम आ जाओ वहाँ पे हो जाओ, तो यहाँ पे विस्थापन कर रहा जगह। तो यानी कि यहाँ पे समझो कि यहाँ पे विस्थापित करना, तो ये N2 भी विस्थापित हो रहा और Ba भी विस्थापित हो रहा। तो N2 किसके साथ जा रहा है? क्लोरीन के साथ, कि यहाँ पे नमक बना ले, अब बेरियम ऑक्साइड बना ले। चलो इधर बेरियम सल्फेट, SO4 क्या होता है? सल्फेट। चलो आगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया पूछेगा तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, हाइड्रोजन की कमी होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का त्याग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा, उसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ। VVI इसको लिख लो, VVI का बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। और यहाँ पे प्रकार जो क्या क्या कहते हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया भी VVI है। तो Mg की अभिक्रिया किए हैं क्या? ऑक्सीजन के, मतलब यहाँ पे क्या करा? ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा और किसी चीज तत्व में से हाइड्रोजन घट रहा है ना, हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, तो भी क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, ये कॉपर है जो जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। अगला जो है उपचयन तो हो गया अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन उपचयन का उल्टा होता है क्या? अपचयन। तो अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का त्याग। इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? त्याग, यानी कि ऑक्सीजन का कमी। त्याग मतलब कमी, त्याग मतलब कोई को दे देंगे तक घट ही ना जाएगा जी, त्याग कर देगा। तो जैसे कर्ण त्याग कर रहा था मतलब दान कर रहा था तो उसका घट रहा था ना, कवच कुंडल सब दान कर दिया था। कर्ण के बारे में भी संस्कृत में पढ़ना। तो आगे चलते हैं। तो कॉपर से जो कॉपर का ऑक्साइड है इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या होगा? जो ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल बना लेगा, कॉपर को अलग कर देगा, तांबा धातु अलग प्राप्त हो जाएगा। तो आगे है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में भी पूछते रहता है कि जो दोनों उपचयन अपचयन भी तो इंपॉर्टेंट है, तो इसी से रिलेटेड रेडॉक्स। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया जब एक साथ होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है ना तो उसी को क्या कहते हैं?
हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीजन का योग दोनों एक ही साथ हो जाएगा ना। देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा था, तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या होगा, उपचयन हो जाएगा। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का काम किया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। तो जब पहला संक्षारण, जब जंग लगता है, इसका किसका कारण पूछेगा कि जंग लगना कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अपचयन दोनों कोई नहीं, तो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। और किसके कारण होता है, उपचयन के कारण। चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, चांदी के जब पायल उली रहता है तो कुछ दिन, बहुत एक दिन हो जाएगा तो काला काला उस पर आ जाता है, तो ये किसका कारण है, उपचयन का या संक्षारण का। उस पर क्या रहा, तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के ऊपर भी हरा हरा परत चढ़ जाता है, तांबा का बर्तन में देखना। लोहे पर तो जंग सब देखता है, लोहे पर तो जंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, लोहा में तो सबसे ज़्यादा जल्दी जंग लग जाता है। आगे विकृत गंधीयता, ये जो विकृत गंधीयता है जो एग्जाम में शायद 2023 या 24 में पूछा क्वेश्चन है। विकृत गंधीयता क्या है, तो तेल व वसा से उपचायित होता है। जो विकृत गंधीयता है ना, तेल या वसा से उपचायित होता है। तेल वसा दोनों एक ही है, लेकिन तेल में वसा जो है, जो तैलीय पदार्थ है सब क्या है, वसा, यानी कि तेल खाने से हमको वसा मिलता है। जाने पर ये विकृतियाँ हो जाती है, माने कि तेल या वसा के उपचयन हो जाने से क्या हो जाता है, विकृतियाँ माने गंध। जैसे खाना वाना बना ना तो उसमें क्या होता था, खराब हो जाता है, जिसको ना कहते हैं खराब महकने लगता है, कुछ दिन ज़्यादा दिन हो जाता है खाना, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधता। तो इसकी गंध या स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसे प्रति ऑक्सीकरण मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वात पात्र में रखकर इसे नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया से रोका जा सकता है। जैसे कह रहा है ना कि विकृत गंधता को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो हमको ना इसको क्या करना होगा, इसको रोकने के लिए, विकृत गंधता को रोकने के लिए क्या करना होगा, तो विकृत गंधता को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकरण मिलाना होगा, या भोज्य पदार्थ को निर्वात पात्र में रखना होगा, या नाइट्रोजन गैस उसमें डालना होगा। जैसे कि आलू के चिप्स आप लोग खाते होंगे, तो आलू के चिप्स के जो है, आलू के चिप्स की थैलियों में क्या रहता है, उसको में देखना चिप्स कम रहेगा, उसमें ज़्यादा फूला हुआ रहता है। जैसे उसमें फाड़ना तो दम बहुत कम हो जाएगा। या कुरकुरे में देखना तो उसमें कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिससे खराब नहीं हो। और जिसमें देखना कि जो निकल जाता है हवा तो खराब लगने लगेगा खाने में, काहे कि उसमें क्या हो जाता है, वो अपचयित हो जाता, सॉरी उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, अपचयित बोलते हैं, सॉरी अपचयित हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि अपचयित हो जाने से बचाया जा सकता है। नाइट्रोजन डालने से क्या हो जाता है, अपचयित हो जाएगा तो गंध आने लगेगा, इसलिए उसे बचाने के लिए नाइट्रोजन या जो चिप्स की थैलियों में डाला जाता है, या विकृत गंधता ऐसा पात्र में रखना होगा। तो ये है उसका उदाहरण। चलो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, पहला चैप्टर। और अगला चैप्टर में चलते हैं। तो अगला चैप्टर में हम लोग आज बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसका जो नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो आ जाएगा। तो अम्ल, क्षार और लवण आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसको किसको पढ़ना, वो कमेंट। चैप्टर का अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव अब करवा देते हैं कि क्या क्या एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा के संपर्क में लाने से क्या होता है। जिसको पता है बताओ क्या होता है, जम जाता, दहन होता, इनमें से दोनों होता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को जब क्या करेंगे, हवा के संपर्क में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका दहन हो जाएगा, तो जलने लगेगा मैग्नीशियम रिबन। और जो होता है पट यानी पॉप का धुआं नहीं निकलता। मैग्नीशियम का फीता क्या होता है, रिबन यानी फीता होता, वो जलने लगता है, दहन होने लगता है उसमें। और क्या होता है, हवा के संपर्क में लाने से क्या होता है, जलने लगता है और पॉप की आवाज़ निकलता है। चलो आगे क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में दहन करने में से कौन सा पदार्थ बनता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जब बनाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। क्योंकि लोहा कहाँ से, मैग्नीशियम लोहा आएगा, पोटेशियम आएगा, दोनों आएगा, यानी कि कौन होगा। देखो यहाँ पे आंसर भी इसका बताते हैं, आंसर भी। तो देखो ये आंसर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चलो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का सूत्र पूछे तो Fe3O4। फेरस ऑक्साइड का Fe3O4 भी होता है और Fe2O3 भी होता है। तो Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट और Fe3O4 होता है हेमाटाइट। Fe2O3 हेमाटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट। अब पोटेशियम हाइड्राइड का पूछेगा था KI। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो सबको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग किसका कैसा होता है, श्वेत। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री है, उसको आसमान, जो अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है।
अंतरिक्ष क्षेत्रीय को आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। हरा रंग किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो नीला रंग, यानी कि नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलो आगे। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक, प्रतिफल, पहले तो प्रतिफल ही था, उत्पाद को ही प्रतिफल कहते हैं, अभिकारक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसका आंसर नीचे दिया हुआ। चलो, रासायनिक परिवर्तन के बाद एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चन है, बहुत नोट के निकालना है कि रासायनिक परिवर्तन के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका तो अभी परिभाषा बताते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं उत्पादक, लेकिन जब नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल, प्रतिफल। और अभिकारक प्रतिफल दोनों मिलकर क्या बनता है? रासायनिक समीकरण बनाता है। दोनों मिलकर क्या बनाएगा? समीकरण। क्या बनाएगा? समीकरण। चलो आगे देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके किस रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है? तो बताओ, कैल्शियम में जब किसी भी जल से अभिक्रिया करेगा, तीव्रता से जलेगा, तो कौन बनाएगा? कैल्शियम से बताओ, कैल्शियम वाला है कौन? CaOH, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। CaOH को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। लेकिन काली चूना का पूछेगा तो CaO, काली चूना का CaO। और यहाँ से अभी बताए थे मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe3O4। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया? जब दो को मिल के वो नया पदार्थ बनाएगा तो उसको अभी बताया था कि जब दो को जुड़ेगा और नया बनेगा, तो जुड़ेगा तो संयोग होगा। जब क्या होता है? संयोग ना, कहता कि वर वधु का संयोग, यानी कि दो लड़का लड़की का मिलन होता है तो संयोग होता है। संयोग से मिला तो यहाँ पे क्या होता है? संयोजन। जब दो को मिलेगा तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी देखो, संयोजन अभिक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे का रहा क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं से उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, बताओ। इसको बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उष्मा भी नहीं कर रहा था, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। बाहर नहीं कर रहा था, उष्मा छेपी। और उष्मा शोषी मतलब उष्मादार। संयोजन तो अभी बताए थे कि जुड़ेगा तो संयोजन। और उष्मा छेपी किसको कहेंगे? जब उष्मा बाहर, उष्मा भी उत्पन्न होता है, उष्मा निकलता है तो उष्मा क्या होता है? छेपी। और जब उष्मा लेगा तो उष्मा शोषी। अगला क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब अभिक्रिया में छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, टूट जाएगा, तब मतलब कि क्या होता है? वियोजन। कोई भी देखते हैं कि कहेगा कि वियोजन मतलब कपड़ा को देखेंगे, बिच्छू को देखेंगे, कितना बच्चा देता है? बहुत सारा देता है, छोटे छोटे बच्चे। यानी समझते हैं, दिमाग लगाएंगे कि कारा छोटे छोटे टुकड़े में विभाक्त हो जाता है, यानी कि ढेर मनी बना देगा, तो यानी कि वियोजन हो जाएगा, टूट जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा। किसी को जैसे पटकेंगे तो क्या होगा? वियोजन हो जाएगा, टूट जाता है। तो वियोजन मतलब क्या होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो टूट जाएगा, पूरा क्या होगा? टूट जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O का धुआं किस रंग का होता है? सॉरी, यहाँ पे धुआं होगा, ये धया लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा? धुआं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है जी? बताओ तो, आप लोग इसका कमेंट कीजिए तो जल्दी। इसका रंग कैसा होता है? लाल, भूरा, हरा, पीला। क्या होगा इसका रंग? इसका रंग क्या होगा? जल्दी बताओ। सॉरी, लाल रंग, हरा रंग, भूरा रंग, ये देखो क्या हो जाएगा? भूरा रंग। क्या हो जाएगा? भूरा रंग। तो पूछेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है? भूरा। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। इसका बारे में अब क्या है कि जब दो या दो से अधिक, तो कि जो करवा रहे हैं उसी कारण, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे कौन से अभिक्रिया कहते हैं? तो जब विस्थापित करेगा तब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित करेगा, क्वेश्चन में आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? चलो इसका आंसर दिखा देते हैं, क्या दिया? विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर की अपेक्षा किसका क्रियाशीलता, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? तो कॉपर को कौन अभी विस्थापित किया था जी? जिंक तथा लेड। जिंक भी विस्थापित किया था, लेकिन तथा लेड भी दे रहा था। इसका क्या आंसर होगा? जिंक तथा लेड। अभी ना कहते कि कॉपर को विस्थापित कर रहा है कौन? जिंक कर रहा था, लेकिन लेड भी कर देगा। लेड का होता है सीसा, पीबी, जिंक का Zn 30 होता है।
सोडियम तो Na11 होता है। चलो, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, बताओ जल्दी। इसको तो आप ही लोग बताओ। ऊष्मा का अवशोषण, अभी बताएं कि ऊष्मा का अवशोषण यानी कि ऊष्मा ले रहा, तो ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ऊष्मा छेपी मैंने देना नहीं, ये कहाँ से होगा? अपघटन मैंने टूटना, ये भी नहीं होगा। संयोजन, संयोजन में तो जुटना होता है। ऊष्मा शोषी ना होगा जी। अब जो बच गया जी, बताओ क्या आंसर होगा? डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका आंसर डी हो गया, ऊष्मा शोषी। क्या हो गया? ऊष्मा शोषी। जल में अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं? जल में जो नहीं विलेय उसको क्या कहते हैं? आप बताओ। अविलेय पदार्थ, संक्षेपण, अपक्षेप, दोनों इनमें से कोई। तो ये नहीं बताए थे, इसको क्या कहेंगे? अपक्षेप। जो अपक्षेप माने बचा रह जाता है उसी को क्या कहते हैं? अपक्षेप। इसका आंसर पहले देखो, पहले तो इसका आंसर दिखा देते हैं। क्या हो गया? अपक्षेप हो गया। यहाँ पे अपक्षेप में टिक कर देंगे। क्या करेंगे? अपक्षेप में, जिसको क्वेश्चन है दिखा लिख लो, ये सबको कॉपी में लिख लेना। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो अपक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अपक्षेप का निर्माण होगा, क्या कहेंगे? अपक्षेपण अभिक्रिया। ये सब तो क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या? अपक्षेपण अभिक्रिया। देखो, किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो दो का आदान प्रदान हो रहा था, कहीं क्या होगा? द्विविस्थापन। अभी बता रहे कि दो का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा? द्विविस्थापन। देखो इसका आंसर क्या होगा? द्विविस्थापन। दो का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा? द्विविस्थापन। जब अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, अभी बताए थे ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन क्या अपचयन? ऑक्सीजन बढ़ रहा है इसलिए क्या होगा? उपचयन। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। चलो इसका आंसर दिखाते हैं, क्या होगा? उपचयन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन, तो ऑक्सीजन का कमी क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। उपचयन अपचयन बहुत खतरनाक है, ये वाला एग्जाम में बहुत गलती करता है। देखो, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन कमेगा तो अपचयन। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोनों एक ही साथ हो रहा है तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन में ऑप्शन दे रहा तो इसको नहीं मानना, रेडॉक्स मानना। क्या कि रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे लास्ट में बताते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओहो सॉरी, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन दोनों भी ऑप्शन दिया है। सॉरी, दोनों भी ऑप्शन दिया था। डी आंसर नहीं देखे थे, इसका आंसर डी होगा। दोनों होगा, उपचयन अपचयन भी है, रेडॉक्स है। तो इनमें से दोनों आंसर नहीं रहता ना तो क्या मारते हैं? रेडॉक्स। लेकिन दोनों आंसर दे रहा था, दोनों भी होगा, दोनों भी होगा। ये तो कोई सा ऑप्शन से। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या है बताओ? कौन है जो? तो पहला ही होगा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। लेकिन पहला क्या होगा जी? पहला तो ए और बी दोनों अभिक्रिया एक उपचयित अभिक्रिया है, इसलिए तो यानी कि आंसर देखो, पहला ही अभिक्रिया और दूसरा भी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में देख लो, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का क्या होगा? एक बार योग होगा, यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, यहाँ पे ऑक्सीजन टूटेगा, तो एक बार ऑक्सीजन टूटेगा, एक बार जुटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एक बार टूटेगा, एक बार जुटेगा, तो यहाँ क्या होगा? जब ऑक्सीजन का योग वियोग होगा तो क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों में हो रहा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संक्षारण कहते हैं। अभी सबसे लास्ट वाला टॉपिक जाके देखो, अभी जो अभी बताएं उसमें लास्ट में देखो बैक करके वीडियो, तो उसमें देखा बताया होंगे कि ही अभी बताए थे। क्या रहा? शीशा का अपचयन हो रहा, शीशा का उपचयन हो रहा है, जैसे PbO+C, तो Pb क्या होगा? कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका आंसर देखो बहुत अजीब है, रीजनिंग की तरह इसको पहले समझेंगे क्या होता है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो गया, यानी कि क्या कर रहा है? इसका आंसर ए होगा, यानी कि ए और बी कर रहा है ना कि PbO+ कार्बन है, तो ES मतलब सॉलिड होता है, ठोस, कार्बन भी ठोस है, तो ये भी सॉलिड है, लेकिन CO2 गैस है, जी मतलब समझ में। तो शीशा का अपचयन हो रहा है, यानी कि शीशा में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या होगा? शीशा में अपचयन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन टूटना, तो शीशा से ऑक्सीजन टूट गया और शीशा का अपचयन। तो दो यहाँ पे आंसर है दोनों सेम टू सेम ऑप्शन है दे दिया है। तो जब लेड में था ऑक्सीजन टूट गया ना जी, तो टूट गया था अपचयन, और जुट जाता तो क्या हो जाता? उपचयन। जैसे अभिक्रिया के पहले था उसके साथ, लेकिन जैसे उधर गया तो टूट गया, तो क्या हो जाएगा? अपचयन। तो ये दोनों एक सेम ही था, तो ऑप्शन था, तो इसलिए दोनों आंसर हो गए। किस प्रकार की अभिक्रिया कर रहा था? विस्थापित कर दिया, एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन क्या हो गया? क्या ये हो गया? तो एकल विस्थापन या विस्थापन। एकल विस्थापन को क्या कहते हैं? विस्थापन। देखो इसका आंसर क्या रहा? विस्थापन। उसी को एकल विस्थापन भी आंसर कर सकते हैं, यदि एग्जाम में आएगा तो एकल विस्थापन भी कर दे सकते हैं।
लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये तो इतना बार एग्जाम में पूछा कि मत कहो। हाइड्रोजन गैस और क्या जो होता है इसमें, ये तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन में समझ लो कि लौह चूर्ण, तो जे लोहा वाला ऑप्शन रहेगा यही होगा। तो पहला ऑप्शन में, दूसरा में आयरन ऑक्साइड था, क्लोरीन गैस। चलो ठीक है, लौह इसके पर तो होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला था कि लौह स्पर्तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह स्पर्तानु हाइड्रोक्लोरिक क्लोरीन गैस भी निकाल सकता, लेकिन क्या होगा, अम्ल लेने की बात ना कर रहा था। अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो H+ वाला यही ना है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। चलो, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन, और आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।